हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर फोर है लिक्विड्स एंड सॉलिड्स वाला चैप्टर है। चैप्टर नंबर 4 लिक्विड्स एंड सॉलिड्स वाला चैप्टर है। इसमें वो बता रहा है जी व्हाट, चैप्टर नंबर 4 है लिक्विड्स एंड सॉलिड वाला, ठीक है ना। आगे चैप्टर नंबर 3 कर लिया था। इसमें सबसे पहला सवाल आता है जी, गैसेस वाला चैप्टर हो गया क्लियर। सबसे पहला सवाल आता है इस चैप्टर में कि व्हाट इज़ द, इसमें सबसे पहला सवाल इस चैप्टर में सबसे पहला सवाल आता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एंड इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होती हैं और इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस क्या होती हैं। फॉर एग्जांपल HCl है, ये एक मॉलिक्यूल है HCl का। मॉलिक्यूल किसे कहते हैं, दो या दो से ज़्यादा एटम्स पर मुश्तमिल सब्सटेंस को कहते हैं मॉलिक्यूल। इसमें दो एटम्स हैं, हाइड्रोजन के और क्लोरीन का दो एटम्स हैं, ठीक है ना। इस तरीके से 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फ़र्क की वजह से यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन के ऊपर आता है, क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव आ जाता है। फिर हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है और क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव आ जाता है, ठीक है ना। समझ आ गई। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या करता है, क्लोरीन हाइड्रोजन का अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन से जो उनका इलेक्ट्रॉन होता है वो दूर चला जाता है, ठीक है ना। और इसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने किसी दूसरे की ज़्यादा मदद की है। मदद करना, किसी दूसरे की ज़्यादा मदद करना वो एक पॉजिटिव काम होता है, इसलिए इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्लोरीन ने चूँकि हाइड्रोजन को नुकसान पहुंचाया हुआ है, इससे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ज़्यादा खींचा हुआ है, तो इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है ना। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है हाइड्रोजन की 2.2 होती है और क्लोरीन की 3 होती है, ठीक है ना। इसकी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज आता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है कि इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर जो सा बीच में इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसको अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा होता है, इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि इसने हाइड्रोजन को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया हुआ है, उससे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ज़्यादा खींचा हुआ है, नुकसान पहुंचाया हुआ है हाइड्रोजन को, इसलिए इसने नेगेटिव काम किया हुआ है हाइड्रोजन के साथ, इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है ना। समझ आ गई। अब हम क्या करेंगे, ये देखें इसको, ये जो सा है, ये 2 एटम्स हैं हाइड्रोजन के और क्लोरीन के। इन 2 एटम्स को जब हम मिलाते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है ना। इसी तरीके से हाइड्रोजन के और क्लोरीन के 2 एटम्स हैं। इन दोनों एटम्स को जब हम आपस में कंबाइन करेंगे, जब ये दोनों एटम्स आपस में मिलेंगे तो मॉलिक्यूल बनेगा। हाइड्रोजन का एटम और क्लोरीन का एटम, ये 2 एटम्स हैं, जब इन 2 एटम्स को आपस में मिलाते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है ना। इसी तरीके से इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होती हैं और इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस क्या होती हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होती हैं कि एक मॉलिक्यूल, ये बीच में डॉटेड लाइन, इसे कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाने वाली फोर्स को कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, जिसमें क्या होता है, एक मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव हिस्सा जो उनसा है वो दूसरे मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव हिस्से को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा होता है, इसको कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ठीक है ना। और ये 2 मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम्स के दरमियान, हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान पाई जाने वाली फोर्स को कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। क्या कहते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं, ठीक है। समझ आ गई। और ये वाली फोर्स जो सी होती है इसको हम कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। ये इंट्रामोलिकुलर फोर्स है, सॉरी ये इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं है। एक मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद एटम्स के दरमियान पाई जाने वाली फोर्स को कहते हैं इंट्रामोलिकुलर फोर्स, और 2 मॉलिक्यूल के दरमियान पाई जाने वाली फोर्स को कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। ये थी दो बातें कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होती हैं कि 2 मॉलिक्यूल्स के दरमियान
पाई जाने वाली फोर्सेस को कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जिसमें एक मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव हिस्सा जो उनसा है वो दूसरे मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव हिस्से को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है। दो मॉलिक्यूल के दरमियान पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव हिस्से की आप इसमें अट्रैक्शन रखने की वजह से इस अट्रैक्शन को कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और एक मॉलिक्यूल के अंदर एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स के दरमियान पाई जाने वाली फोर्स को कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। ये है जी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है ना। अब ज़रा तफसीलन इस बात पर गौर करने जा रहे हैं कि क्या है ये फ़र्क, क्या है, वाज़िया करते हैं। ठीक है ना। फ़र्क ये है, ये बातें सारी की सारी क्या हैं फ़र्क में आ जाती हैं। सबसे पहला है जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो उनसी होती हैं, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ये वाली, ये जो उनसी दो मॉलिक्यूल के दरमियान पाई जाने वाली फोर्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो उनसी होती है, ये द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। वही बात है कि दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाने वाली फोर्स को कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस से कहते हैं इसमें एक मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम्स, एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स के दरमियान पाई जाने वाली फोर्स को कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। वो फ़र्क है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स ऑफ अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, उसके अंदर दो एटम्स हैं, उन दोनों एटम्स के दरमियान जो सी फोर्स पाई जाएगी उसको कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स ऑफ अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड। दो एटम्स भी हो सकते हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर, दो या दो से ज़्यादा एटम्स भी हो सकते हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है ना। पीछे पढ़ा 9th क्लास में कि मॉलिक्यूल की बहुत सारी इकसाम होती हैं। ठीक है ना। C6H12O6 ग्लूकोज, ये भी एक मॉलिक्यूल है, इसमें कार्बन के 6 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 12 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के 6 एटम्स हैं। इतने सारे एटम्स के दरमियान जो उनसी फोर्स पाई जाएगी उस फोर्स को कहेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है ना। लाजमी नहीं है कि दो एटम्स ही हों मॉलिक्यूल के अंदर, दो एटम्स से ज़्यादा भी एटम्स एग्जिस्ट कर सकते हैं मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है ना। अब आगे है जी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर वीकर फोर्सेस देन इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। जो उनसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो वीकर होती हैं, कमज़ोर होती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, ये जो उनसी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो उनसी होती हैं ये वाली, ये बहुत ही ज़्यादा वीकर होती हैं एज़ कम्पेयर टू इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि इस बॉन्ड को इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स, ये दो एटम्स के दरमियान पाई जाने वाली फोर्स मॉलिक्यूल के अंदर, इसको तोड़ने के लिए अगर आपको 100 जूल एनर्जी दरकार है तो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान ये पाई जाने वाली इस एनर्जी को आपको 1 जूल एनर्जी देंगे तो ये उसी वक्त टूट जाएगा। यानी कि इतनी कम एनर्जी से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक हो जाती हैं मॉलिक्यूल्स के दरमियान, जबकि मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद एटम्स के दरमियान जो उनसे पाई जाने वाली फोर्स होती है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स, उसको ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है ना। ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वीकर फोर्सेस देन इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। इसी तरीके से इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रोंगर फोर्सेस देन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस को हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, दो मॉलिक्यूल के दरमियान पाई जाने वाली जो सी फोर्स होती है उसको कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इसको हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो सी डॉटेड लाइन नज़र आ रही है ना, इससे ही हम रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि हम इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं एक कंप्लीट लाइन से। रिप्रेजेंटेशन क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन, जबकि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस आर रिप्रेजेंटेड बाय फुल लाइन। कंप्लीट लाइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। आगे है जी इट इफेक्ट्स ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पर इफ़ेक्ट कारी होती हैं। यानी कि एक बीकर है, एक बीकर के अंदर आपने पानी लिया हुआ है, ये पानी लिया हुआ है आपने एक बीकर के अंदर, ये बीकर के अंदर आपने पानी लिया हुआ है। ठीक है ना। पानी के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, पानी के मॉलिक्यूल्स के ये एक बड़ा सा ऑक्सीजन का एटम होता है और इसके साथ दो हाइड्रोजन के एटम जुड़े होते हैं ऐसे करके। इसी तरीके से ये भी एक बड़ा सा ऑक्सीजन का एटम होता है और इसके साथ दो हाइड्रोजन के एटम जुड़े होते हैं। इसी तरीके से इसके नीचे भी यही है ऐसे करके।
एक ऑक्सीजन का एटम ऐसे करके, ऐसे फिर ऐसे, फिर ऐसे फिर ऐसे, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, ये जो सा हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए दो हाइड्रोजन के एटम जो से होंगे इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होंगे इस तरीके से। ऑक्सीजन के एक एटम के ऊपर जो सा चार्ज होता है, यानी कि आपको स्ट्रक्चर बनाकर दिखा भी देता हूँ, इस तरीके से होता है ये पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है ना। ये पार्शियल पॉजिटिव क्या करता है, ये दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव, यानी कि जाहिर सी बात है ऑक्सीजन ही होगा, वो ऑक्सीजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, यानी कि दो हाइड्रोजन एटम्स के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है जो कि दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद ऑक्सीजन के ऊपर जो सा पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है उसके साथ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बना रहा होता है। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, डॉटेड लाइन किसको जाहिर कर रही है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है ना। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। जैसे ही आप यहाँ से टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर देते हैं यहाँ से, इसको टेम्परेचर देते हैं फॉर एग्जांपल 10 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होता है, ये जो सी हमें पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी किसे कहते हैं, किसी भी जिस्म में मोशन की वजह से पाई जाने वाली एनर्जी को कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, यानी कि मोशन की वजह से, हरकत की वजह से पाई जाने वाली एनर्जी को कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो इससे क्या होगा, ये मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी ये ब्रेक हो जाएगी। जैसे ये ब्रेक होना शुरू हो जाएगी ना, तो ये मॉलिक्यूल, तो ये पानी जो सा है ये ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक हो चुकी हैं। मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो उनसी मौजूद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो ब्रेक हो चुकी हैं, ठीक है ना, और मॉलिक्यूल्स क्या हो गए हैं, आज़ाद हो गए हैं। तो ये मॉलिक्यूल्स आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाएंगे, और जैसे ही थोड़ा सा और टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी कि टेम्परेचर फॉर एग्जांपल 15 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, ये मॉलिक्यूल्स ये लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में तब्दील होने के बाद इवेपोरेट होना शुरू हो जाते हैं। इसी को ही कहते हैं हम फिज़िकल प्रॉपर्टी, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ब्रेक हो गई है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ब्रेक होने की वजह से मॉलिक्यूल्स लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो चुके हैं और इवेपोरेट होना शुरू हो गए। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो सी हैं उसका ताल्लुक़ किससे है, फ़िज़िकल प्रॉपर्टी से। फ़िज़िकल प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इसे कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स का लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में तब्दील हो जाने के अमल को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं, मिसाल के तौर पर बर्फ़ है, बर्फ़ को आप गर्म करोगे तो वो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में आ जाएगी, इसे हम कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। विस्कोसिटी ये भी फिज़िकल प्रॉपर्टी है, किसी जिस्म के गाढ़ेपन को कहते हैं विस्कोसिटी, ठीक है ना। इट इफ़ेक्ट्स ऑन फिज़िकल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। समझ आ गई यहाँ पर, ये बातें क्लियर होनी चाहिए आपको। फ़िज़िकल प्रॉपर्टी जो सी होती है, फ़िज़िकल प्रॉपर्टी उसका ताल्लुक़ होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से, ठीक है ना। जाहिर सी बात है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक होंगी तभी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी लिक्विड के अंदर, और वो ऊपर की तरफ मूव करना शुरू हो जाएंगे। और जैसे थोड़ा सा और टेम्परेचर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी मज़ीद बढ़ जाएगी। जैसे ही मज़ीद बढ़ेगी तो वो लिक्विड स्टेट से कन्वर्ट होने के बाद, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने के बाद इवेपोरेट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। फिज़िकल प्रॉपर्टी है ये। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का ताल्लुक़ है जी फिज़िकल प्रॉपर्टी, जबकि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स का ताल्लुक़ है जी केमिकल प्रॉपर्टी से। कैसे ताल्लुक़ है, ये देखिए कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान ये जो सी इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है, ये जब ये ब्रेक होगी तो केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि ये अलग चीज़ बन जाएगी।
ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन जाएगा, ये हाइड्रोजन आयन बन जाएगा, ठीक है ना, और ये क्लोराइड का आयन बन जाएगा। जैसे इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ब्रेक होती है तो दो आयन्स बनते हैं, हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन, यानी कि कम्प्लीटली एक मॉलिक्यूल कंप्लीट चेंज हो चुका है, मॉलिक्यूल पहले जैसा नहीं रहा। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस में क्या था, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जब ब्रेक हुई थी तो मॉलिक्यूल जो सा था, मॉलिक्यूल की जो सी शेप थी, मॉलिक्यूल जो सा था वो अपनी पहली वाली हालत को ही बरकरार रखा हुआ था, ठीक है ना। बस ये चेंज हुई थी कि उसकी लिक्विड स्टेट तब्दील हो चुकी थी गैशियस स्टेट में बस, लेकिन मॉलिक्यूल ही रहा था। लेकिन जैसे ही इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ब्रेक होती है ना तो मॉलिक्यूल कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाता है एक अलग चीज़ में, एक अलग सब्सटेंस में। यहाँ पर दो आयन्स बन चुके हैं। जैसे इंट्रा मॉलिक्यूलर ब्रेक होती है, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ब्रेक होती है तो मॉलिक्यूल जो सा होता है उसके आयन्स बन जाते हैं, ठीक है ना। जबकि इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स जब ब्रेक होती है तो मॉलिक्यूल की बस काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, ठीक है ना। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और काइनेटिक एनर्जी कब बढ़ती है, जब टेम्परेचर देते हैं। जैसे थोड़ा सा और टेम्परेचर देते हैं तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी मज़ीद बढ़ जाती है, और वो जो सा मॉलिक्यूल होता है वो अपने अंदर मौजूद जो सी बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करने के बाद बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी अपने अंदर महसूस करना शुरू कर देता है, और वो फिर उसके बाद उसी काइनेटिक एनर्जी, बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए वो लिक्विड स्टेट से कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाता है गैशियस स्टेट के अंदर। ये है बस, और क्या है, ठीक है ना। लेकिन इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स में क्या होता है, जब इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ब्रेक होगी तो हाइड्रोजन आयन, तो मॉलिक्यूल जो सा होगा, मॉलिक्यूल के आयन्स बन जाएंगे, ठीक है। और ये भी मेरी बात याद रखना कि इसको तोड़ने के लिए, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स को ब्रेक करने के लिए टेम्परेचर कम देना पड़ता है, और इस फोर्स, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स को ब्रेक करने के लिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, ठीक है। समझ आ गई आपको, ठीक है। अब आगे है जी नो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व। इसमें कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं होते। ये देखें कि हाइड्रोजन है, फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन ये है और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन इधर है, ठीक है ना। जैसे ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है, इलेक्ट्रॉन्स, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो से होते हैं वो वैलेंस शेल में एक दूसरे को शेयर कर लेते हैं, और जिससे एक ठीक है ना बॉन्ड तरतीब पर आता है, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है, ठीक है ना। समझ आ गई आपको। ये क्या है, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो से हैं होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की वजह से, वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की वजह से बनने वाली फोर्स को कहते हैं हम, ये कौन सी फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं इसे, ठीक है ना। और जबकि यहाँ पर इधर आ जाओ, इसमें वैलेंस शेल की शेयरिंग नहीं, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग नहीं हो रही, साफ सीधी सी बात है, इसमें शेयरिंग नहीं हो रही है। ये देखें यहाँ पर कहाँ पर शेयरिंग हो रही है, बस यहाँ पर एक मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव हिस्सा जो सा होता है वो दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव हिस्से को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इसमें शेयरिंग नहीं हो रही, बस दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन हो रही है। एक मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव हिस्सा दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव हिस्से को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है ना। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पर शेयरिंग नहीं हो रही है,
इंटरमोलिकुलर फोर्स में, बस वही बात लिखी हुई है कि नो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन इंटरमोलिकुलर फोर्स, जबकि यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है ना। अब आगे इसकी टाइप्स हैं जी। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की टाइप हैं डाइपोल डाइपोल फोर्स, आयन डाइपोल फोर्स, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स और लंदन डिस्पर्शन फोर्स। ये सारी की सारी फोर्सेस अभी हमने पढ़नी है, ठीक है ना, पढ़नी है। इसी तरीके से यहाँ पर जोन सी हैं इधर इस इंट्रामोलिकुलर फोर्स कह लो, या फिर आप इसे एक और नाम भी दे सकते हो, बॉन्ड भी दे नाम, बॉन्ड भी आप पढ़ते आ रहे हो 9th क्लास से। इस इंट्रामोलिकुलर फोर्स को एक और नाम दिया हुआ है आपने, बॉन्ड। इसको हम बॉन्ड भी कहते हैं, इंट्रामोलिकुलर फोर्स, या फिर कह लो बॉन्ड। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। इसकी 4 टाइप्स हैं। सबसे पहले टाइप है जी, सबसे पहली टाइप कौन सी थी, बॉन्ड्स की टाइप, ठीक है ना, आयनिक बॉन्ड, फिर उसके बाद कोवेलेंट बॉन्ड, फिर उसके बाद कोऑर्डिनेट, कोवेलेंट बॉन्ड, और फिर उसके बाद मेटालिक बॉन्ड। ठीक है ना। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी समझ आ गई, थोड़ी भी सी भी समझ आ गई हो इस वीडियो, कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।